नमस्कार, प्रणाम, आदाब। कोविड-19 के प्रादुर्भाव की वजह से आज विद्यार्थी शाला में प्रत्यक्ष अध्ययन अनुभव लेने से वंचित हैं। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग ने एक सराहनीय कदम उठाया, जिससे हमारा कोई भी विद्यार्थी शिक्षा से वंचित न रहे। और इस श्रृंखला के अंतर्गत हम अपने विषय के रोचक घटक लेकर, रोचक वीडियोस लेकर आपके सामने उपस्थित रहेंगे। और इसी के अंतर्गत मैं श्रीमती पूर्णिमा पांडे आप सभी को वर्चुअल स्टूडियो क्लास में आमंत्रित करती हूँ अपने एक नए विषय के साथ, नए घटक के साथ। तो चलें अपने विषय के संग। इतिहास और नागरिक शास्त्र, कक्षा 8वीं। कक्षा 6ठी में हमने प्राचीन भारत के इतिहास का अध्ययन किया। कक्षा 7वीं में हमने मध्यकालीन भारत के इतिहास का अध्ययन किया। कक्षा 8वीं में हम पढ़ रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास। और आधुनिक भारत का इतिहास यानी कालखंड है, ये है 16वीं शताब्दी के बाद का। और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम पहुंचे हैं स्वतंत्रता प्राप्ति के चरण में। पाठ 12, स्वतंत्रता प्राप्ति। द्वितीय विश्व युद्ध के कालखंड की हम बात कर रहे हैं। द्वितीय विश्व युद्ध 8 मई 1945 को जर्मनी के आत्मसमर्पण करने पर समाप्त हुआ। यह युद्ध यूरोप की धरती पर लड़ा गया था, 6 वर्ष तक चला था, लेकिन इसमें विश्व के अधिकांश देशों ने हिस्सा लिया था। इस युद्ध की शुरुआत हुई थी 1939 ईस्वी में और इस दौरान ब्रिटिश भारतीय सेना में मात्र 2 लाख लोग शामिल थे। ब्रिटिश भारतीय सेना ने भी इस युद्ध में हिस्सा लिया था। 1939 के समय में भारत ब्रिटिश साम्राज्य का उपनिवेश था और ब्रिटिश साम्राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाली ब्रिटिश भारतीय सेना, और इसमें 2 लाख भारतीय सैनिक थे। यह युद्ध तो समाप्त हो गया 6 वर्षों के बाद, लेकिन ब्रिटिश भारतीय सेना, जिसमें उस समय सिर्फ 2 लाख लोग थे, युद्ध के समाप्त होते होते यह इतिहास की सबसे बड़ी स्वयंसेवी सेना बन गई, जिसमें कार्यरत लोगों की संख्या अब 25 लाख से अधिक हो गई थी। यानी अगस्त 1945 तक इसमें 25 लाख सैनिक शामिल हो चुके थे। अब इसी समय जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, तब भारत में अनेक क्रांतिकारी गतिविधियां हुई और भारत का स्वाधीनता संग्राम भी व्यापक हो गया था। भारत के क्रांतिकारियों को, भारत के जो नेता थे, इन्हें लगा कि हम ब्रिटेन के साम्राज्य के लिए, उनके लिए हम लड़ रहे हैं, तो हमें अपने भी आज़ादी की तरफ ध्यान देना चाहिए, अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई को भी आगे बढ़ाना चाहिए। और भारत में अनेक क्रांतिकारी गतिविधियां हुई, जिसके बारे में हमने पिछले पाठ में पढ़ा। भारत की स्वतंत्रता की मांग जोर पकड़ती जा रही थी, उसका गंभीरता से विचार करना आवश्यक है। इसका बोध अंग्रेज शासकों को हुआ। उनको लगा कि अब यदि हमने इस मांग पर विचार नहीं किया तो हमें बहुत ही अपमानित होकर यहां से निकलना पड़ेगा। तो इस दृष्टि से भारत को स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए अंग्रेज सरकार अलग अलग योजनाएं बनाने लगी। राष्ट्रीय कांग्रेस का निर्माण धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत पर हुआ था। 1885 ईस्वी में राष्ट्रीय कांग्रेस का निर्माण हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का निर्माण हुआ था। और बच्चों, मैं फिर से यहाँ पर एक बात कह देना चाहती हूँ कि वर्तमान की जो कांग्रेस पार्टी है, कोई भी कांग्रेस पार्टी है, राजनीतिक कांग्रेस पार्टी जो है, उसका इस राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से कोई भी लेना देना नहीं है, कोई भी कनेक्शन नहीं है। नहीं तो हमें कई बार ध्यान में रहता है कि ये अरे यही कांग्रेस पार्टी। तो इसलिए राजनीतिक दृष्टि से हम बात करें तो वर्तमान कांग्रेस पार्टी का उस समय के भारत में जो कांग्रेस पार्टी थी उससे कोई संबंध नहीं है। तो उस समय की जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, उसका निर्माण तो हुआ था धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत पर। राष्ट्रीय आंदोलन में सभी जाति, धर्मों, पंथों के लोग सम्मिलित हुए थे।
और अंग्रेज सरकार यह देखकर घबरा गई थी और इसलिए अंग्रेजों ने इस आंदोलन को दुर्बल बनाने के लिए, इस आंदोलन को कमजोर करने के लिए फूट डालो और राज्य करो, डिवाइड एंड रूल, इस नीति का अवलंब किया था, इस नीति का आधार लिया था। फूट डालो और राज्य करो, डिवाइड एंड रूल। इसका परिणाम बहुत भयंकर हुआ। अंग्रेज जब भारत में आए थे तो उन्होंने यहाँ की भारत की समृद्धि देखी थी, सांस्कृतिक समृद्धि देखी थी, आर्थिक समृद्धि देखी थी और उन्हें लगा कि ये तो बहुत अच्छे लोग हैं, समृद्ध लोग हैं, यहाँ व्यापार किया जा सकता है। और लेकिन उसी समय एक बात और उनके ध्यान में आई कि यहाँ के लोगों में राष्ट्रीय एकता का अभाव है। ये लोग राष्ट्रीय स्तर पर अखंड रूप से जुड़े हुए नहीं हैं और इस बात को उन्होंने ध्यान में रखा और उन्होंने धीरे धीरे लोगों को आपस में बांटना शुरू कर दिया, उनके अंदर मन मुटाव पैदा किए और उसका परिणाम हुआ कि 1906 में मुस्लिम लीग का गठन हुआ। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन 1906 ईस्वी में ढाका स्थान पर अमल में लाया गया। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ब्रिटिश भारत में एक राजनीतिक पार्टी थी और इस पार्टी का जो शुरुआत ही हुई, इस पार्टी का संगठन ही हुआ एक अलग संप्रदाय के, अलग धर्म के लोगों को इकट्ठा करके। और 1930 ईस्वी में प्रसिद्ध कवि डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने स्वतंत्र मुस्लिम राष्ट्र का विचार रखा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इस गीत को लिखने वाले प्रसिद्ध कवि डॉक्टर मोहम्मद इकबाल, उन्होंने सबसे पहले स्वतंत्र मुस्लिम राष्ट्र का विचार दिया। मुस्लिम लीग पार्टी बन चुकी थी लेकिन वो पार्टी अपने अलग कुछ अधिकारों के लिए लड़ती थी, लेकिन हमें स्वतंत्र राष्ट्र चाहिए, हमें भारत से अलग होकर एक राष्ट्र चाहिए, देश चाहिए। यह विचार सबसे पहले दिया डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने। और उसके बाद रहमत अली चौधरी ने पाकिस्तान की संकल्पना रखी। एक अलग राष्ट्र चाहिए लेकिन उस राष्ट्र का नाम क्या होगा, उसको हम कैसे बनाएंगे, यह संकल्पना स्पष्ट की रहमत अली चौधरी ने और उन्होंने इसे नाम दिया पाकिस्तान। एक शब्द दिया उन्होंने, पाकिस्तान। बैरिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना, हम यहाँ पे इस चित्र में देख रहे हैं महात्मा गांधी जी को, महात्मा गांधी जी के साथ बैरिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना ने द्विराष्ट्रीय सिद्धांत दिया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय कांग्रेस संगठन जो है ना, ये संगठन केवल हिंदुओं का है और इस संगठन से मुस्लिमों को कोई लाभ नहीं होगा। और ऐसा प्रचार करना उन्होंने शुरू कर दिया और अंततः उन्होंने द्विराष्ट्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया। वेवेल योजना। वेवेल योजना 14 जून 1945 ईस्वी को प्रस्तुत की गई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत की स्वतंत्रता को लेकर अनेक गतिविधियां तेज हो रही थी और ब्रिटिश सरकार भी इससे अनभिज्ञ नहीं थी। बहुत सारे गतिरोध भारत में पैदा हो रहे थे ब्रिटिश साम्राज्य के लिए। तो तत्कालीन भारतीय वायसराय वेवेल ने इस गतिरोध को दूर करने के लिए कुछ सोचा और विचार विमर्श करने के लिए वह मार्च 1945 ईस्वी में इंग्लैंड गए। वहाँ उन्होंने ब्रिटिश प्रधानमंत्री से चर्चा की और उस चर्चा करने के बाद एक खाका तैयार किया गया और उस विचार को लेकर, उस प्रस्ताव को लेकर वह फिर से इंडिया आए, भारत आए और उन्होंने अपने विचार रखे। योजना की मुख्य बातें। वेवेल 14 जून 1945 ईस्वी को भारत वापस आए और यहां आकर उन्होंने भारतीयों के समक्ष वेवेल योजना को रखा। वेवेल योजना की मुख्य बातें इस प्रकार थीं। पहला मुद्दा था वायसराय की कार्यकारिणी परिषद को पुनर्गठित किया जाए तथा उसमें सभी दलों को प्रतिनिधित्व दिया जाए। अब यहां पर भी अंग्रेज सरकार इनडायरेक्टली फूट डालो और राज्य करो की नीति का दामन थामे हुए थी।
अब सभी दल मतलब इसमें कौन से थे? मुस्लिम भी हों, इसमें दलित भी हों और अन्य अल्पसंख्यक भी शामिल हों, ऐसी उनकी डिमांड थी। परिषद में वायसराय या सैन्य प्रमुख के अतिरिक्त शेष सभी सदस्य होंगे तथा प्रतिरक्षा विभाग वायसराय के अधीन होगा। प्रतिरक्षा विभाग यानी सुरक्षा विभाग, डिफेंस डिपार्टमेंट, वह वायसराय के पास होगा। कार्यकारिणी परिषद में मुस्लिम सदस्यों की संख्या हिंदुओं के बराबर होगी। कार्यकारिणी परिषद एक अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के समान होगी। गवर्नर जनरल बिना कारण निषेधाधिकार का प्रयोग नहीं करेंगे, यानी एक पैरेलल सरकार जैसे चलती है समानांतर, वैसे ही तरह से ये सरकार चलेगी और जो गवर्नर जनरल होगा वह इसमें कोई भी अपना दखल नहीं देगा, इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। कांग्रेस के नेता रिहा किए जाएंगे। उसके पहले 1942 में महात्मा गांधी जी भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान कर चुके थे और उसी कड़ी में कई बड़े बड़े नेता जो थे वो जेल में बंद थे, कैद किए गए थे। तो वेबल योजना के एक मुख्य मुद्दा ये भी था कि कांग्रेस के सभी नेता जो हैं वो रिहा किए जाएंगे और शीघ्र ही शिमला में एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया जाएगा। युद्ध समाप्त होने के बाद भारतीय स्वयं ही संविधान बनाएंगे, क्योंकि जून में 14 जून 1945 की बात है, तो उस समय तक द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त नहीं हुआ था। तो ये युद्ध कौन सा है? तो द्वितीय विश्व युद्ध जब खत्म हो जाएगा तो भारतीयों को स्वयं अपना संविधान बनाने का अवसर दिया जाएगा। यह प्रस्ताव था ब्रिटिश सरकार की तरफ से। वेबल योजना पर विचार विमर्श करने के लिए जून 1945 में भारत के वायसराय वेबल ने भारत के प्रमुख राजनीतिक दलों की शिमला में एक बैठक बुलाई और इस बैठक में बैरिस्टर जिन्ना ने आग्रह किया कि वायसराय के कार्यकारी मंडल में मुस्लिम प्रतिनिधियों के नाम सुझाने का अधिकार सिर्फ मुस्लिम लीग को मिलना चाहिए। यानी कौन से मुस्लिम प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे, यह अधिकार केवल मुस्लिम लीग को ही पास ही होगा। वो जिनका नाम सजेस्ट करेगी, सुझाव देंगे जिस सदस्यों का, वही सदस्य इस कार्यकारी मंडल में शामिल होंगे। लेकिन राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसका विरोध किया। राष्ट्रीय कांग्रेस ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। उन्होंने इस मुद्दे का विरोध किया और इसका परिणाम क्या हुआ कि यह जो योजना थी, वेबल योजना, वह सफल नहीं हो सकी। किसी भी मुद्दे पर सर्वसम्मति नहीं बनी और अंततः यह योजना असफल हुई। त्रिमंत्री योजना। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होते होते विश्व की राजनीति में कई परिवर्तन आए। सबसे बड़ा परिवर्तन हुआ संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। इसके बाद दो महाशक्तियों का उदय। दो महाशक्तियां मतलब रूस और अमेरिका, ये दो बड़े राष्ट्र, शक्ति संपन्न राष्ट्र, सैन्य शक्ति संपन्न राष्ट्र के रूप में उभर कर सामने आए। और तीसरा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण परिवर्तन था, वह आया भारत को स्वतंत्रता देने की बाद। ब्रिटिश साम्राज्य ने यह स्वीकार कर लिया था कि अब हम भारत से अपना साम्राज्य हटा लेंगे, भारत को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करेंगे। और इसलिए मार्च 1946 ईस्वी में ब्रिटिश साम्राज्य के 3 मंत्री पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर ने भारत के संदर्भ में इंग्लैंड की योजना को भारतीय नेताओं के सम्मुख रखा। अब चूंकि इस योजना को, इंग्लैंड की इस योजना को इन 3 ब्रिटिश मंत्रियों ने रखा था, इसलिए इस योजना को त्रिमंत्री योजना कहते हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने पार्लियामेंट में भारत के विषय में अपनी नीति स्पष्ट कर दी थी और इसके अनुसार भारत की जनता का भारतीय संविधान निर्माण करने का अधिकार मान्य किया गया था। इस योजना में निहित कुछ प्रावधान राष्ट्रीय कांग्रेस को स्वीकार नहीं थे। इसी तरह इस योजना में मुस्लिमों के स्वतंत्र राष्ट्र की स्थापना का भी कोई प्रावधान नहीं था और मुस्लिम लीग भी इस योजना से असंतुष्ट थी। परिणाम स्वरूप
त्रिमंत्री योजना पूर्णतः स्वीकार नहीं हुई। और अब हम उस दिन की बात कर रहे हैं जो भारतीय इतिहास में काले अक्षरों से लिखा गया है, और वह दिन है प्रत्यक्ष कृति दिन या प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। पाकिस्तान के निर्माण की मांग पूरी नहीं हो पा रही थी और यह देखकर मुस्लिम लीग जो थी वह असंतुष्ट थी। मुस्लिम लीग ने अब प्रत्यक्ष कृति करने का निश्चय किया। प्रत्यक्ष कृति मतलब डायरेक्ट एक्शन करने का निश्चय किया, और इसके अनुसार उन्होंने 16 अगस्त 1946 ईस्वी को प्रत्यक्ष कृति दिवस के रूप में मनाने की घोषणा कर दी। सीधी कार्यवाही, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस या प्रत्यक्ष कृति दिन या डायरेक्ट एक्शन डे, यह मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग को तत्काल स्वीकार करने के लिए चलाया गया हिंसक आंदोलन था। मुस्लिम लीग के अनुयायियों ने हिंसा की गतिविधि का आधार लिया। देश में विभिन्न स्थानों पर हिंदू मुस्लिम दंगे हुए। मुस्लिम लीग के कार्यकर्ताओं ने बड़े पैमाने पर हिंसा का मार्ग अपना लिया। हिंदू मुस्लिम दंगे भड़क उठे। बंगाल प्रांत में नौखाली में भयंकर हत्याएं हुई और इस हिंसा की परिणति हो, यह हिंसा खत्म हो, समाप्त हो, इस हिंसा को रोकने के लिए गांधी जी ने अपने प्राणों की परवाह भी नहीं की और वह उसी माहौल में, उसी दंगे में वो नौखाली पहुंचे और वहां उन्होंने शांति स्थापित करने के लिए चरम प्रयास किए। हम यहाँ इस चित्र में देख रहे हैं महात्मा गांधी जी मुस्लिम विरोधी दंगे के बाद सैयद मोहम्मद के कहने पर दंगाग्रसित क्षेत्रों में दौरा करने गए और इस दौरे में उनके साथ खान अब्दुल गफ्फार खान जी, जिन्हें हम सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं, वो भी उनके साथ थे। और इस तरह वह देख रहे हैं हम यहाँ पर कि किस तरह वो घर घर जाकर लोगों को समझा रहे थे, शांति स्थापित करने का प्रयास कर रहे थे। तो केवल बंगाल के नौखाली प्रांत में ही नहीं बल्कि उसका असर आस पड़ोस के राज्यों पर भी हुआ, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो बिहार हो, सभी जगह भयंकर नरसंहार हुआ और बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में हिंदुओं को मारा गया। अस्थायी सरकार की स्थापना। जब देश में हिंसा की आग धधक रही थी, गवर्नर जनरल वेवेल ने भारतीय प्रतिनिधियों की अस्थायी सरकार का गठन किया। अस्थायी सरकार में सम्मिलित हम नहीं होंगे, ऐसा निर्णय शुरू में मुस्लिम लीग ने लिया। भारतीय प्रतिनिधियों की अस्थायी सरकार थी, इसका नेतृत्व किया था पंडित नेहरू ने और उनके मंत्रिमंडल ने प्रशासन की बागडोर अपने हाथ में ली और भारत के नए गवर्नर बने माउंटबेटन। पहले तो मुस्लिम लीग ने कहा कि हम इसमें शामिल नहीं होंगे, लेकिन बाद में मुस्लिम लीग भी इसमें शामिल हुई। लेकिन मुस्लिम लीग के नेताओं की अड़ियल नीति के कारण अस्थायी सरकार का प्रशासन सुचारू रूप से नहीं चल सका, क्योंकि मुस्लिम लीग के नेताओं की एक ही मांग थी, हमें अलग देश चाहिए, हमें भारत का विभाजन चाहिए। माउंटबेटन योजना। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री एटली ने घोषणा की कि जून 1948 ईस्वी के पहले इंग्लैंड भारत में अपनी सत्ता को समाप्त कर देगा और भारत में होने वाले सत्तांतर की पृष्ठभूमि में भारत के वायसराय के रूप में लॉर्ड माउंटबेटन को नियुक्त किया गया। लॉर्ड माउंटबेटन, और ये 15 अगस्त 1947 के दिन का भारत का मानचित्र हम देख रहे हैं। इस मानचित्र में दो रंग हमें दिखाई पड़ रहे हैं, हल्का पीला रंग जो भारत का क्षेत्र है और हल्का गुलाबी रंग जो पाकिस्तान का क्षेत्र है। देखा जाए तो राष्ट्रीय कांग्रेस जो थी हमारे देश की राष्ट्रीय पार्टी थी और इस पार्टी को विभाजन का विरोध था। राष्ट्रीय कांग्रेस की भूमिका का मूल आधार ही था देश की एकता, परंतु मुस्लिम लीग पाकिस्तान के निर्माण की हठवादिता पर उतर आई। मुस्लिम लीग का हठ हो गया, उनको जिद थी कि हमें नया राष्ट्र चाहिए और
इसी संदर्भ में वहाँ मुस्लिम लीग ने दंगे का सहारा लिया और भारत में बड़े पैमाने पर हिंदू मुस्लिम दंगे हुए। भारत के कोने कोने में ये दंगे फैले और यहाँ के लोगों को बहुत त्रासदी झेलनी पड़ी। इस स्थिति को देखते हुए लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के प्रमुख नेताओं के साथ विचार विमर्श किया। इसके पश्चात उन्होंने भारत और पाकिस्तान इन दो स्वतंत्र राष्ट्रों के निर्माण की योजना बनाई। भारतीय स्वतंत्रता का कानून। माउंटबेटन की बनाई हुई योजना के आधार पर 18 जुलाई 1947 ईस्वी को इंग्लैंड के पार्लियामेंट ने भारत की स्वतंत्रता का कानून पारित किया। उन्होंने ये घोषित किया कि इन राष्ट्रों पर ब्रिटिश पार्लियामेंट का कोई भी अधिकार नहीं रहेगा, रियासतों पर भी ब्रिटिशों का स्वामित्व नहीं रहेगा। ये रियासतें भारत अथवा पाकिस्तान में सम्मिलित हो सकती हैं या पूर्ण रूप से स्वतंत्र भी रह सकती हैं। ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और ये बैरिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना। इस तरह भारत का विभाजन हुआ। बर्थ ऑफ इंडियाज फ्रीडम, ये हम देख रहे हैं 15 अगस्त 1947 शुक्रवार का दिन, और उस दिन का हम पेपर देख रहे हैं, समाचार पत्र। इस समाचार पत्र में कवर पेज पर यह हेडिंग थी, बर्थ ऑफ इंडियाज फ्रीडम, भारत की स्वतंत्रता का उदय। और भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति हुई। भारतीय स्वतंत्रता कानून के अनुसार 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत को स्वतंत्रता प्रदान की गई। इस तरह भारत के विभाजन के साथ भारत की पराधीनता समाप्त हुई। 14 अगस्त 1947 ईस्वी की मध्य रात्रि को दिल्ली के संसद भवन के सभागार में संविधान सभा की बैठक हो रही थी। मध्य रात्रि के 12 बजे का घंटा बजा और भारत की पराधीनता समाप्त हुई। ब्रिटिशों का यूनियन जैक नीचे उतारा गया और उसके स्थान पर भारत का तिरंगा झंडा फहराया गया। ब्रिटिशों की 150 वर्षों की पराधीनता से भारत स्वतंत्र हुआ। और हम देख रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भारतीय जनता को संबोधित करते हुए, विशाल जन समूह, देश के कोने कोने से लोग यहां पहुंचे थे। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, और स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्वतंत्रता का आनंद विशुद्ध आनंद नहीं था। देश का विभाजन हुआ और विभाजन को लेकर भयंकर हिंसा हुई। इस हिंसा से भारतीय जनता के मन दुखी थे। देश का बंटवारा हुआ और जनता बड़े पैमाने पर विस्थापित हुई। महात्मा गांधी जी और नाथूराम गोडसे। भारत स्वतंत्र होने के केवल 6 महीने के बाद 30 जनवरी 1948 ईस्वी को नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या की। हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए रखने के लिए गांधी जी रात दिन परिश्रम करते रहे और इसके लिए उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। स्वतंत्रता समारोह में भी गांधी जी सम्मिलित नहीं हुए थे। उस समय वे बंगाल में शांति स्थापित करने के लिए एड़ी चोटी का पसीना बहा रहे थे। बंगाल में भयंकर दंगे हुए थे। इन दंगों में जो विध्वंस हुआ था उसको हम यहाँ देख सकते हैं, और महात्मा गांधी जी इससे बहुत दुखी हुए थे। इसलिए वे भारत के स्वतंत्रता समारोह में शामिल नहीं हुए। वे पहुंच गए थे बंगाल और वहां पर इस दंगे को बंद करने के लिए, समाप्त करने के लिए प्रयास कर रहे थे। वे चाहते थे कि चारों ओर शांति और अमन का वातावरण हो, और इसके लिए वो एड़ी चोटी का पसीना बहा रहे थे। इस तरह हम देखते हैं कि 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिली। यह आज़ादी इतनी आसानी से नहीं मिली थी। ये आज़ादी मिली थी भारत को अपने विभाजन की शर्त पर। भारत को अपने ही देश का
बंटवारा करना पड़ा था। अपने ही भाइयों को दो जगहों में बांटना पड़ा था। अपने ही भाई बंधु बट गए थे और यह दूसरा राष्ट्र बना था पाकिस्तान और हमारा राष्ट्र था भारत। और इस तरह से भारत और पाकिस्तान दो राष्ट्र बने। भारत को बरसों की परातंत्रता से मुक्ति मिली और इस स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शपथ ली। ये उनका शपथ ग्रहण समारोह है। हम देख रहे हैं कि इस समारोह में बहुत ही सादगी से लोग उपस्थित हैं। बहुत ही सादगी से यह समारोह मनाया गया था। एक तरफ खुशी थी भारत को अपनी स्वतंत्रता प्राप्ति की, तो दूसरी तरफ दुख था अपने विभाजन का। तो इस सुख दुख के संगम पर भारत को स्वतंत्रता मिली। यह वीडियो देखा, सुना और समझा। मुझे पूरा विश्वास है कि यह वीडियो आपको पसंद आया है। इसे अधिकाधिक देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथियों के साथ शेयर भी करें। आपके सुझाव और आपके कमेंट्स नीचे कमेंट्स बॉक्स में अपेक्षित हैं। कृपया हमें इनसे जरूर अवगत कराएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ, किसी नए घटक के साथ। तब तक धन्यवाद।